बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारों और बाइख्तियार मेयर्स के हक़ में मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। फैसले की तफसीलात में क्या है, सिंध हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। और सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। एतराज़ की नौयत क्या थी और सुप्रीम कोर्ट बार इस पर क्या करेगी, और वज़ीर आज़म ने आज एक तकरीब के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार पर क्या तनकीद की, ये भी आपकी खिदमत में रखेंगे। सेनेट में जो मालियाती बिल था स्टेट बैंक का तरमीमी, उस पर जो कुछ हुआ उस पर अभी तक आहो बुका जारी है। आज एक बार फिर से वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर उन्होंने तनकीद की। गिलानी साहब ने भी जवाब दिया, लेकिन अपोजिशन के साथ ये क्या हाथ हुआ, इस पर तफसील से बात होगी। और फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का अहद कैसे याद रखा जाएगा और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर आज ही के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं इन तमाम ख़बरों से बड़ी ख़बर से कर रहा हूँ सर। इन तमाम ख़बरों से ज़्यादा अहमियत की हामिल ख़बर यह है कि DG खान के एक सरकारी स्कूल में कल सुबह 7वीं जमात का तालिब इल्म आवारा कुत्तों की भीड़ चढ़ गया। बच्चा वक्त से थोड़ी देर पहले स्कूल पहुंचा, बैग रखने क्लासरूम गया, इत्तला अभी तक ये मिली आवारा कुत्ते आन पहुंचे क्योंकि गेट खुला था स्कूल का, और उन्होंने उसे भंभोड़ डाला। बच्चा वहशत ज़दा हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। ताख़ीर से अस्पताल पहुंचा, तब तक वो जान की बाजी हार चुका था। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब DG खान में ही हैं। आज उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर लिए, कुछ लोगों को मुअत्तल भी कर दिए। लेकिन ये जो बच्चा 7वीं जमात के, जिसके विजुअल्स मैं देख के उस वक्त से बिल्कुल एक दिल चीरने वाले ये विजुअल्स हैं, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, कैसे बयान करूँ इस वाक़े को। मैंने भी जब से ये खबर सुनी है दिल गम से भरा हुआ है। क्या सूरत हाल क्या है कि हर स्कूल जो है उसमें चौकीदार मुकर्रर होता है और वो हर वक्त उसकी ड्यूटी होती है, फिर उसका अमला होता है। ये क्या इतनी जल्द आ गया, इतनी जल्दी आ गया ये कि वहाँ कोई नहीं था? ये शामी साहब कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि दूर दराज कहीं नवाह में, किसी देहात में, किसी गांव में है। ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल DG खान शहर में है, इसके साथ कॉमर्स कॉलेज है और बच्चे की रिहाइशगाह जो है वो भी इसी स्कूल के आसपास थी। नहीं, अब देखना होगा ना किसकी ये गफलत है, अमला कहाँ था, मुकर्रर भी था नहीं था, प्रिंसिपल की रेस्क्यू को फ़ोन किया गया, चौकीदार जब पहुंचा उसने बच्चा बेहोश देखा, रेस्क्यू ने फ़ोन नहीं उठाया। और चौकीदार कहाँ गया हुआ था, कुत्ते कैसे अंदर आ गए। देखिए, अब ये सब इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। हर वाक़या जो होता है ये बताता है, जहाँ भी आप उंगली रखते हैं ना वहाँ छेद हो जाता है। तो इंतहाई एक अफसोसनाक है। अब जिस पे जितना भी आप कह लें, अगर यानी PTI जो है उसकी हुकूमत ना होती और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या फरमाते, आज एक तूफान बरपा क्या होता। फरमाते अगर वो कायदे इस पे इख्तलाफ होते हैं, शहबाज गिल साहब क्या तो फरमाते, आज उन्होंने जीना जो था हराम कर दिया होता हुकूमत का, जो भी होती। हाँ, जो भी होती। तो बहरहाल तालिब हुसैन नकवी साहब हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं ज़रा क्या हुआ है। तालिब साहब, ये कब का वाक़या है, चौकीदार क्यों नहीं था, बच्चा बर वक्त अस्पताल क्यों ना पहुंच सका? जी बिल्कुल जामी साहब, ये अफसोसनाक वाक़या जो आज कल DG खान में हुआ है रियासत मदीना में, कि यहाँ पे जो एक 7वीं क्लास का बच्चा मुबशर महमूद जिसकी उम्र 12 साल थी, वो स्कूल साथ होने की वजह से, जो गवर्नमेंट लैब हायर सेकेंडरी स्कूल है जो शहर के वस्त में है और बिल्कुल उसके घर के करीब ही है, तो बच्चा स्कूल जल्दी आ गया था। आप इनकी नाअहली चौकीदार और इंतजामिया की ये देखिए, गेट रात के ही खुले थे, चौकीदार कहाँ चला गया था कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। तो 3 से 4 कुत्ते जो वीडियो में भी देखे जा सकते हैं, मेरे ख्याल में इनकी तादाद 5 भी है, तो वो कुत्ते उसको लड़के को भगाते रहे हैं। 10 से 15 मिनट वो लड़का मुख्तलिफ गिरोह से भागता हुआ CCTV कैमरों में आप भी देख सकते हैं, जब वो CCTV कैमरों में लड़का अपनी क्लास के सामने आके गिर जाता है। उसके बाद जब चौकीदार या किसी को देख के जब वहां पे पहुंचते हैं, तो उसकी शर्ट जो है वो ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था, उसके मुंह पे सारी मट्टी लगी हुई थी, उसकी शर्ट भी फटी हुई थी। कुत्तों ने उसको जब खींचा तो ये चौकीदार 1122 जो या रेस्क्यू है सेंटर पे, ये कालें तकरीबन 5 से 6 काल इन्होंने की है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और रेस्क्यू वाले की नायली है,
वो इतनी कालों के बावजूद वो स्कूल में नहीं आए। फिर चौकीदार और प्रिंसिपल ने लड़के एक के मोटरसाइकिल पे ही इस लड़के को जो बेहोश था दूसरे लड़के के साथ इमरजेंसी रवाना किया। वहां जब डॉक्टरों ने लड़के को मुबशर महमूद को चेक किया तो उसकी उस वक्त डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने यही इनकी जो स्टोरी जो इन्होंने बताई है, डॉक्टरों ने इनकी स्टोरी पे यकीन नहीं किया। फिर उनके वालिद को फोन किया गया। वालिद और जिला इंतजामिया के पहुंचने पर फिर डॉक्टर ने बच्चे को ट्रीटमेंट की कोशिश की, लेकिन बच्चा इससे पहले हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चे की डेथ हो चुकी थी। ये बात दुरुस्त है कि प्रिंसिपल ने मुकामी तौर पर मामले को दबाने की कोशिश की, स्कूल में ही रखा बच्चे को कि खुद ही ठीक हो जाएगा या अभी इतना मसला नहीं है? लोगों का यही कहना है, उनके वालिदैन का भी यही कहना है कि क्यों स्कूल इंतजामिया की गफलत की वजह से क्यों लेट की गई है। अगर बर वक्त स्कूल इंतजामिया बच्चे को स्कूल ले जाती तो बच्चे की जिंदगी बच सकती थी। तो हम प्रिंसिपल से जो हमारी बात, उनका मौक़िफ़ यही था कि हम रेस्क्यू को ही फोन करते रहे, जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं। अब क्या इकदाम क्या किया है हुकूमत ने? जी, सीएम साहब डीजी खान पहुंचे हुए हैं। तो कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। सीएम साहब ने रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको और प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया, जबकि लोगों में गम और गुस्सा है। उसकी वालिद और वालदा इंतहाई गमज़दा थे और उनका यही कहना था कि अगर यही इंतजामिया जो कमेटी का अमला है, ज़िला इंतजामिया, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि आवारा कुत्तों से शहर की जान छुड़ाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, लोगों का भी यही कहना है कि डीसी और जो कारपोरेशन का अमला है, जिनकी जिम्मेदारी भी बनती है सीओ कारपोरेशन को और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरों को मुअत्तल किया जाए, ताकि ये बताएं, क्योंकि सीएम साहब वहाँ पे मौजूद हैं वज़रा और अमले के समेत, क्या ये इत्तला भी है कि वो इस बच्चे के घर जा रहे हैं उन वालिदैन को दिलासा देने जिन्होंने अपना लख्त जिगर खो दिया? सीएम साहब तकरीबन 2 बजे से डीजी खान मुख्तलिफ मीटिंगों में और सर्किट हाउस में सहाफियों और पार्टी वर्कर से खिताब कर रहे हैं। लोग यही इस वजह से लोगों में इस सीएम साहब के खिलाफ भी गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने यहाँ पे उनके घर वालों ने और अहले मोहल्ला ने एहतजाज भी किया है कि सीएम साहब को अफसोस के लिए कि उनको उसका आबाई जिला है कि उन लड़के के घर भी जाना चाहिए और अफसोस। चलिए, जाहिर है वो तो ताज़ियत के लिए जाना चाहिए, जाएंगे भी, लेकिन असल बात देखें ना, वरना उन वालिदैन को बुला लें। देखिए नहीं देखिए, बुनियादी बात और क्या कहूँ सर, जो चौकीदार है बुनियादी जिम्मेदारी उसकी है, प्रिंसिपल है उसकी है, फिर कारपोरेशन की है, रेस्क्यू आप रेस्क्यू वालों की है, चार इदारे हो गए। मगर रेस्क्यू वाले जो हैं आम तो अब उसका एक्सपेंशन हो रही है ना, तो आम तौर पर उनसे शिकायत होती नहीं इस तरह की, लेकिन वो भी सोए हुए थे क्या? भर तहकीकात होगी, जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक है, अफसोस ही किया जा सकता है। हालांकि आज सीएम साहब अपने एक ट्वीट में बता रहे थे अज़राए तफन्नुन के तमाम तर दिल के अमराज का तसल्ली बख्श इलाज जो है वो हेल्थ कार्ड में मौजूद है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की आज मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा हुई है, उस पर हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया, आगे जाके बताते हैं। लेकिन सर साथ साथ ये है कि सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया, क्योंकि हम कल से कोशिश कर रहे थे कि उनसे रब्ता हो सके। जो ईवान में हुआ मालियाती तरमीमी बिल के ऊपर अपोजिशन के साथ, और फिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वोट कहाँ गायब हुए, अपोजिशन को सुबकी क्यों हुई, फिर सदारती निज़ाम के खिलाफ भी करारदाद सेनेट में आई है, फिर नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट भी आ गई। तो ये कई एक इशूज़ हैं, तो हमें ख्याल था कि किसी दानश्वर सेनेटर से बात की जाए, तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को हमने ढूंढ निकाले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया अपोजिशन की क़यादत से, और बिलावल भुट्टो साहब ने वो इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं किया, और हमारी बहन जो है सादिया अब्बासी उन्होंने भी उनके ऊपर एक तरह से एतमाद का इज़हार कर दिया। तो अब आप कहाँ खड़े हैं? ये जो अपोजिशन की क़यादत है या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, उनका मसला कैसे तय करेंगे आप? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये फैसला तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को करना है, अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स को करना है, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को करना है। पीपल्स पार्टी को अपना एक इमेज लोगों के सामने पेश करना है, और अगर वो ये समझते हैं कि दिलावर खान ग्रुप की मौजूदगी में, और दिलावर खान ग्रुप जो मौजूद सेनेटर्स हैं मगर उनका ताल्लुक अपोजिशन से नहीं है, ये उनका हक है
कि वो अपने आप को ऑपोजिशन कहलाएं, ये भी उनका हक है कि वो ऑपोजिशन के बेंचेस पे आकर बैठें। मगर उनका अगर ऑपोजिशन के बेंचेस पे आके बैठने का मकसद सिर्फ ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्ट किया जाए एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और उसके बाद वो हुकूमती हर बिल की सपोर्ट करें और ऑपोजिशन को हर दफा शिकस्त पहुंचाने में एक अहम किरदार या कुलीदी किरदार अगर इख्तियार करें, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने आप को इस जाविये से चाहते हैं कि लोग उनको देखें? ये फैसला उनको करना है। तो क्या अपोजिशन या लीडर ऑफ द अपोजिशन ये फैसला कर सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट को मुत्तला करें कि ये जो 6 सेनेटर्स का ग्रुप है ये हमारा हिस्सा नहीं है, इसको अलग नशिस्तें दे दी जाए? जी, मेरे ख्याल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन किसका चोरी हुआ? जब उन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन तो उनका चोरी हुआ ना। ठीक। तो उनको फौरी तौर पे वो तमाम, आपको याद होगा कि उस इलेक्शन के दरमियान में 3 या 5 कैमरे पकड़े गए थे, वो सारे सील हो गए। वो एक कमेटी बनी, उस कमेटी में वो 2 अहम अराकीन अपना मैं और जो मेरे साथ मुस्तफा नवाज खोखर साहब थे, उनको उस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया गया। तो ये मुकदमा तो दायर करना था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। तो कोई कार्रवाई नहीं की उस कमेटी ने? जी, मैं यही तो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं कि वाकई तमाम ऑपोजिशन उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जाविये से देखे, तो पहली बात तो ये है कि उनको एक मुकदमा वहां पे दायर करना चाहिए। मुकदमे का मतलब अदालती मुकदमा नहीं है। मुकदमे का मतलब ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उनको एक अजाब उठा देना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि सेनेट जो इतना बावकार एक फोरम है, वहां पे कैमरे लगा के इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी खामोश और ऑपोजिशन भी खामोश। ये पहला नुक्ता है। ठीक। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि अगर वाकई दिलावर खान साहब ऑपोजिशन का हिस्सा हैं और सिर्फ गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए नहीं आए, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है हाउस में। अगर ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है हाउस में, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब क्यों नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते? क्योंकि जैसे ही आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि कौन ऑपोजिशन का हिस्सा है और कौन हुकूमत का हिस्सा है। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि ये काम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। उनके पास अगर वाकई 54 वोट हैं या 55 वोट हैं, तो फिर वो क्यों नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते? तीसरी बात, अहम सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये कहा कि दिलावर खान साहब तो मेरे कहने पे वहां पर आए थे हाउस के अंदर। तो एक तो गिलानी साहब खुद नहीं आए, ये खैर उनको आना चाहिए था, मेरे ख्याल में आना चाहिए था, बाकी उनकी मर्जी है, हर एक इंडिपेंडेंट का उसकी मर्जी होती है। और मगर उसके बाद जिनको उन्होंने कहा कि वो हाउस में आए और वो आए, उन्होंने इसके खिलाफ वोट करके हमें शिकस्त से दोचार किया और हमारी जो इक्तिसादी इंडिपेंडेंस है, खुद मुख्तारी है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। मगर इससे कतई नजर मौजूदगी में डॉक्टर साहब बात यह है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को यह फैसला नहीं लेना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसको अपोजिशन से अलग कर दिया जाए, ताकि अपोजिशन जो है, जो दूसरे अरकान है, वो अपना लीडर चुन लें, नया लीडर चुन लें, या यूसुफ रजा गिलानी साहब पर ही एतमाद का इज़हार कर दें? देखिए, बात यह है कि यही तो मुकदमा हम दायर कर रहे हैं ना। तो अगर बिलावल पहले भी जब ये बाप पार्टी से वोट लिए गए थे, तो वो बिलावल साहब की मुशावरत के बगैर तो नहीं लिए जा सकते ना। इसका मतलब है कि पहले राउंड में भी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया गया था, बाप के 4 वोट और दिलावर साहब का एक जो ग्रुप बना था, 4 मुख्तलिफ बाप पार्टी के मेंबरान थे, तो वो मुशावरत और पॉजिटिव नोट जो बिलावल साहब की, उसके बगैर तो नहीं बन सकता था। अब सवाल ये उठता है कि ये 1 साल गुजरने के बाद, तकरीबन हर वोट हारने के बाद, और हुकूमत का, यानी जब मैं कहता हूं कि हर वोट हारना, इसका मतलब है कि हुकूमत का हर वोट कामयाब करने में ऑपोजिशन का जो रोल है वो सामने आने के बाद, अगर आज भी बिलावल साहब ये समझते हैं, अगर वो ये समझते हैं, मैं तो बड़ा मुद्दबाना उनसे ये दरखास्त करूंगा कि वो बेशक यूसुफ साहब को या जिसको भी बनाएं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन,
मुशावरत करके तमाम ऑपोजिशन के साथ, बाप पार्टी के वोट्स के साथ उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी को करना है और ये हक तो बिलावल साहब का कि वो फैसला करें कि उनकी कोर्ट में है लेकर चलना है जी, या दोबारा से ऑपोजिशन का एक इजलास बुला के ये फैसला करना है कि बाप पार्टी के बगैर क्या हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ चल सकते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं अभी, लेकिन हर मर्तबा हमें शिकस्त हो और हुकूमत को कामयाबी हो और उसका सेहरा हमारे सर बंधे, इससे तो तौकीर ना ऑपोजिशन की बढ़ती है और ना पार्लिमान की और सेनेट की बढ़ती है। और वो शख्स जो कैमरे लगा के सेनेट के चेयरमैन इलेक्ट हुए हों, वो रोज एक जुब्बा पहन कर आए और उनके सामने वो गुर्ज उठाया जाए या जो भी वो चीज होती है और तमाम मुअद्दबाना खड़े हों, तो इसकी तहकीक ना होना या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मूव करना या हर वोट का हार जाना, मुझे नहीं समझ आती कि किस किस्म की सियासत हम कर रहे हैं, किस किस्म की ये ऑपोजिशन है और क्यों है ये ऑपोजिशन, अगर इसको यही रोल प्ले करना है तो। डॉक्टर साहब ये बताएं, चलिए अब ये मामला तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास चला गया, ये जो आपने सदारती निज़ाम पर एक रेजोल्यूशन मूव हुआ फिर मंजूर हुआ रबानी साहब की जानिब से, और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और क्या वाला में यानी ये मामला चला गया ना, हम तो समझते थे डॉक्टर साहब कि ये महज कुछ चांदे अफराद की तशहीरी मुहिम की हद तक ही ये रुका रहेगा और पीटीआई के लोगों ने भी वोट दे दिए उसके हक में, मुखालफत नहीं की उन्होंने मुखालफत नहीं की तो फिर मामला सेटल हो गया। अच्छा हुआ ना जी। एक देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में पहले तो ये एक तशहीरी मुहिम के जरिए ही बात शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद तशहीरी मुहिम तक तो नहीं रही। आपने देखा कि उसके ऊपर इदारिये भी लिखे गए, शाम के टेलीविजन प्रोग्राम भी शुरू हो गए, कोई ऐसे तज्जियाकार भी आ गए जिन्होंने उसके मेरिट्स आपको पता है कि कितना अजीम निजाम है ये तो इस तरह की जब एक नॉनसेंस क्रिएट हो जाए तो मैं समझता हूं उसको खत्म कर देना एक करारदाद के जरिए एक अहम चीज थी। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत, एक तो अच्छा किया हुकूमत ने कि उसको सपोर्ट किया, दूसरा हुकूमत का हाथ जो था इट वाज कॉल्ड आउट बाय पुटिंग इट ऑन द फोरम इन द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट हैड टू कम आउट एंड ओपनली से कि हम इस तरफ खड़े हैं इस करारदाद के या उस तरफ खड़े हैं इस करारदाद के, हम जमहूरी पार्लिमानी निजाम को सपोर्ट करते हैं या चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और एक और किस्म का निजाम सदारती या बादशाहत का निजाम आ जाए। डॉक्टर साहब चलते चलते हुकूमत को कॉल आउट किया गया और हुकूमत ने इसको एक और बड़ा अहम मौजू ये है कि कुछ रहनुमा नून लीग के ये बता रहे थे कि जल्द नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, कुछ ने कहा कि जनवरी में, कुछ ने कहा लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन आज की मेडिकल रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि शायद वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि जब तक इलाज नहीं होता डॉक्टर ने कहा वो ना आए। जी मेरे तो ख्याल में, मैंने तो पहले भी सब प्रोग्राम्स में ये कहा कि मुझे नहीं मालूम किस बुनियाद पे टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता था कि नवाज शरीफ साहब के आने का वक्त आ चुका है। मैं समझता हूं कि उनको अपना इलाज करा के, मौसर इलाज करवा के वापस आना चाहिए। मैं ये भी समझता हूं कि जब वो आएंगे तो उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा, तो उनको सही वक्त में जब इलेक्शन हो रहे हों, गवर्नमेंट ये एतराज़ उठाती है डॉक्टर साहब कि ये वाशिंगटन के एक डॉक्टर की लंदन में मुकीम एक मरीज़ के बारे में ये एक रिपोर्ट है जो कि जाली रिपोर्ट है, इस पर आप क्या फरमाते हैं? जी मेरे ख्याल में इंग्लिस्तान में अगर ये जाली रिपोर्ट है तो उनको कोर्ट में ले जाना चाहिए कि ये जाली रिपोर्ट है। ज़रूर वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका लाइसेंस होगा, ज़रूर वो मुशावरत करते होंगे, तो अगर वो एक वैलिड डॉक्टर हैं और उन्होंने मुशावरत के बाद और तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद ये तज्जिया किया है, तो हुकूमत अगर उसको जालसाजी समझती है तो हुकूमत को एक तो उसको चैलेंज करना चाहिए अदालत में, और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि फिर हुकूमत को उन तमाम रिपोर्ट्स को भी देखना चाहिए जिसके नतीजे में उनको बाहर भेजा गया था वो भी क्या जाली थी, और वो तो उस वक्त कैद में थे। और एक मुक़य्यद आदमी जिसके लिए जेल डिक्लेयर की जाए अस्पताल को और वो हुकूमती कैद के अंदर उसके टेस्ट हुकूमत करे और उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको सर्टिफाई करें वजीर सेहत भी पंजाब की और उसके बाद इस वक्त के जो एडवाइजर हैं वजीर आजम की सेहत के वो भी, तो फिर एक मुकदमा तो उन सबसे भी बनता है। अगर ये जाली हो तो वो क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अपना नुक्ता नज़र हमें बयान कर रहे थे आज इस मौजू पर। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो भी देखिए।
खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं, बच्चों को बार बार भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी। वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई जिस पर यह हुकूमती रद्दअमल आपने देखा, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया कि इसको आप लंदन की कोर्ट्स में चैलेंज करें, लंदन में कर लें, हाँ, अमेरिका में ताकि उस डॉक्टर का कोई लाइसेंस होगा वो मुअत्तल करवाएं, इसको जाली करार दिलवाएं। बुनियादी बात यह है कि जो कानून की बात है तो कानून की अदालत में होगी ना, तो लाहौर हाई कोर्ट में उसमें ये पेश हो जाएगी, अदालत फैसला कर देगी। और दूसरी बात यह है, लेकिन इससे एक बात तो तय होगी ना कि नवाज शरीफ साहब फिलहाल नहीं आ रहे। मैंने तो कभी अर्ज नहीं किया कि वो आ जाएंगे। नहीं, हमारे कई दोस्त सियासत जानने वाले सहाफ़ी, सियासतदान, वो तो ये तारीखें दे रहे थे। वो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं, शगुफे छोड़ते रहते हैं। जो मेरा अंदाज़ा था जब मेरी इत्तला थी या मैं उसमें तो वो आते नज़र नहीं आ रहे थे और उनका, मगर अब सवाल ये होगा कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो उनके मुखालिफ जो हैं उनका इलाज कौन करेगा? उनके मुखालिफिन का इलाज कौन करेगा? ठीक है। बहरहाल एक बात देखिए, एक ब्रेक भी आ गई। अब इमरान खान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर वो मौजू रखा है अलहदा से, मैंने वो अपना चरागपा हो रहे हैं कि उन्होंने क्यों ये कहा है कि ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी जाए। ओ भाई, ये आप देखें ये जो फ्लैट्स हैं ना लंदन के, 9 करोड़ रुपए इनकी मालियत है जब ये खरीदे गए थे, 9 करोड़ रुपए के। और बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि हमारे दादा का माल है, दादा से पैसे मिले हमें, और दादा उनके बड़े सनतकार थे। हाँ, लेकिन ये ऐसी बात इमरान खान साहब नहीं ना मानते ना, ये तो रिकॉर्ड पे सारी चीजें हैं ना, ये कोई मकबूल बयानिया तो नहीं बन पाया। उनके दादा का माल था ना, क्यों नहीं साबित कर पाई ये नून लीग की बात को? इतनी सादा फहम बात जो नहीं, तो आसान फहम बात है ये। अब ये तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई छापड़ी फरोश तो नहीं थे ना। वो ये कहते हैं कि अगली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार ये भी कर दे कि पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दें, गरीब को जेल में। भाई अभी तो आप देखिए जो फैसले आ रहे हैं अदालतों के, जो बरियत हो रही है लोगों की, और 9-9 महीने 8-8 महीने आपने कैद रख के। साफ पानी केस कहाँ गया? वो जनाब मीर शकील रहमान का मुकदमा कहाँ गया? हवा में उड़ गया। चले एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम जिक्र करेंगे जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का, उनका अहद आज उनका आखिरी दिन था। कल हम वजाहत करना चाहेंगे, हमने कल के दिन को करार दिया था और वो रावी अर्बन वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे, उसमें हिस्सा नहीं थे। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल ठीक। अब हम तो उनका ये अहद कैसे याद रखा जाएगा, इसमें कौन से हम उन्होंने तारीखी फैसले दिए, आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इस अहम मामले पर बात हम करेंगे मुमताज़ कानूनदान हामिद खान साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, दो बड़े अहम मौज़ूआत अब रह गए हैं जिस पर संजीदा नोईद की बहस हमें मकसूद है, इसलिए हमने ज़हमत दी। जनाब हामिद खान साहब को मुमताज़ कानूनदान है, आपको सर खुशामदीद कहते हैं। सर, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी बार की, उस पर 8 एतराज़ात लगा कर उसे वापस कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अवामी मुफाद के इशूज़ अगर एक बार हल हो जाएँ तो उसके बावजूद अदलिया में दोबारा ज़ेर बहस आ सकते हैं? और दूसरा नुकता है जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का अहद, ये कैसे याद रखा जाएगा और आने वाले मौजूद चीफ जस्टिस साहब नामजद जो हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? एक सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ, फरमाइए। तो दूसरी बातें फिर हम हामिद खान साहब से करते हैं, क्योंकि हामिद खान साहब तो पिटिशनर नहीं है ना, ना ही वो पिटिशन लेके गए हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है क्योंकि मुकदमा फैसला हो चुका, उसका रिव्यू जो है उस पर भी बात हो चुकी। वो कहते हैं लार्जर बेंच फैसला दे चुका। अब वो कहते हैं कि ये आप इस इशू को दोबारा नहीं छेड़ सकते। अब रजिस्ट्रार का जो एतराज़ है उस पर अपील होगी और चीफ जस्टिस जो है उसका फैसला करेंगे कि ये समात के लिए। आसन भोन साहब का एक दिलचस्प रद्द-ए-अमल था, वो सुना दूं आपको जरा? क्या? आसन भोन साहब का रद्द-ए-अमल था, इस पर बड़ा दिलचस्प, सुना दे फिर। हामिद खान साहब को उनकी समात हो जाएगी, उनकी समातों की नज़र भी देखिए। उन एतराज़ात का जवाब दे के, और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको सारी चीज़ को कंसिडर करेंगे, तो इंशाल्लाह। वो तो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हल्दी क्यों है। वो सिद्दीकी साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसी वजह से ये खराबियां हैं। वो पनामा केस जो था ना नवाज शरीफ साहब का, उस पर जो इमरान खान साहब जब पिटीशन दायर की थी उसमें भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था, वो वापस हो गई थी। ठीक। फिर बाद में उसे काबिल समात करार दे दिया गया। ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। चलिए, अब हामिद खान साहब, नामजद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि फैसलों पर तनकीद करें लेकिन लिखने वाले पर ना करें, बेजा तनकीद से दिल दुखते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक गुलजार साहब के अहद में 45,000 पेंडिंग केसेज जो बढ़कर रिकॉर्ड 53,000 हो चुके हैं। ठीक है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? आपकी दुआ है जी। आप कैसे याद करेंगे हमारे जो आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनके अहद को, गुलजार साहब के अहद को? हाँ, मैं समझूंगा कि ये हमारी तारीख में चीफ जस्टिस के जितने भी अहद हुए उनमें से बदतरीन अहदों में से एक अहद होगा। अच्छा। क्योंकि जिस कदर शख्स ने 2 साल किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, कोई मुस्बत काम नहीं इनसे हुआ, बल्कि इन्होंने जो जिधर से इशारे आए उनके मुताबिक केसेस को दबाए रखा, उनकी तादाद बढ़ने दी, केसेस को लगाया ही नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल से केसेस पेंडिंग पड़े हैं और ये उन केसेस को नहीं लगा रहे। कोई अहम मुकदमात थे जी? वो अहम मुकदमात असल में ज्यादा इन्होंने वो मुकदमात दुआए हैं जिसमें कि बहुत सेंसिटिविटी थी। मिसाल के तौर पर ये मुशर्रफ वाला केस था जिसमें मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी, उसके खिलाफ एक मैं समझता हूं कि गैर आईनी सा एक फैसला लिया लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस से और उसको सेटिसाइड कराया, जबकि उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी उस केस के खिलाफ फैसला सुनने की, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती थी। अब उसके खिलाफ उस जो हाई कोर्ट का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है 2 साल से, और ये जानबूझकर दीदा दानिस्ता तौर पर वो केस नहीं लगा रहे, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कि हम मुशर्रफ के खिलाफ केस नहीं अभी सुन रहे हैं। मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला इलीगली सेटिसाइड हुआ है अभी तक हम उसको बहाल रखे हुए हैं। तो खान साहब उसमें कोई बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं होता? क्यों हो सकता है वो कहें कि बारी नहीं आई इस केस की, ये कतार में लगा हुआ है। बारी कैसे नहीं आई? सवाल ये है कि इस केस में आपके सामने एक उसकी अहमियत को आप समझिए। पहली नौयत का पाकिस्तान की तारीख में केस है जिसमें कि मिलिट्री डिक्टेटर को सजा दी गई है आर्टिकल 6 के तहत। ठीक। ये तारीख में पहला केस है अपनी नौयत का। अगर इस केस को ना सुना जाए तो सुप्रीम कोर्ट और क्या कर रही है? ये ना सिर्फ पाकिस्तान की एक कौमी हैसियत रखता है ये केस, ये एक बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम आइन के साथ हैं
और जो आइन तोड़ते हैं उनको खातरख्वाह सजा दी जाती है। लेकिन देखिए, ये शख्स का पहला फर्ज ये था कि इस किस्म के केसेस को फौकियत देख के पहले लगाया जाता। अव्वल तो ये भी नहीं कह सकते, इसके बाद के फाइल किए हुए केसेस बहुत सारे सुने गए हैं, ये 2 साल से केस पड़ा है, कोई इसमें जवाब ही नहीं इनका। बारहा हम दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन इसको ये कुछ और मुकदमात भी हैं इस नौयत के और बहुत से मुकदमात हैं जिनको इन्होंने इसी तरह से रखा हुआ है और उनको लगाते नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दूं तो 8-10 तो फौरी तौर पर मेरे जहन में केसेस आते हैं। लेकिन और जनरली ये हमने महसूस किया है कि गुलजार साहब ने केसेस को लगाने से इज्तनाब किया है। इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली फेवर किया है एस्टेब्लिशमेंट को, ये जिस किसी को भी फेवर करना चाहते हैं। पहले तो ये होता था ना कि मिलिट्री रजीम्स के हक में फैसले दिए जाते थे, कभी कोई जो है लॉ ऑफ नेसेसिटी लेके आते थे या कभी कैल्सन थ्योरी लेके आते थे। इनकी नई थ्योरी है गुलजार साहब की कि भाई केस लगाओ ही ना, अगर वो 3 साल मांग रहा है तो 3 साल केस ही ना लगाओ। इससे हटके सर ये फरमाएं कि ये पेंडिंग केसेस की तादाद में इजाफा क्यों? कोरोना की वबा की एक वजह है इसमें? नहीं, इनकी बुनियादी तौर पर इनकी इनएफिशिएंसी है। इन्होंने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी, और बल्कि आपके सामने है केसेस जो है 11-11 बजे जो है बेंचेस फारिग हो जाते हैं, हाफ डे में फारिग हो जाते हैं। 8-8 केसेस, 9 केसेस, 15-15, 16 केसेस नहीं लगाए एक बेंच के सामने एक दिन में, ताकि ज्यादा केसेस। लेकिन ये आज आखिरी दिन बड़ा तारीखी फैसला उन्होंने दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे, बाइख्तियार मेयर, उसके हक में फैसला दिया। अब जमात इस्लामी भी उससे खुश है, PTI भी खुश है, MQM की दरख्वास्त थी, वो तो उन्होंने बड़ा ठीक है, अगर कोई फैसला अच्छा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सेप्शन होगी, ये कोई रूल नहीं इनके दौर का रहा। बेशतर जो है ये फैसले करते नहीं। देखिए ना, हम ये कहते हैं फैसले दुरुस्त भी होते हैं, फैसले गलत भी होते हैं, लेकिन फैसले तो दिए ना। आपका बुनियादी मकसद ये है कि आप क्यों इस मुल्क की सबसे आला अदालत है, आपके पास लोग अपने ग्रीवेंसेस लेके आते हैं ताकि इसका फैसला हो। जब आप फैसला ही नहीं देंगे और केसेस को पेंडिंग रख छोड़ेंगे, उसकी पेंडेंसी बढ़ाएंगे, तो ये एक नाइंसाफी की एक बहुत बड़ी वजह है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही हमारे साथ हो रहा है पिछले 2 साल से। तो खास तौर पे 2 साल के अरसे के अंदर 25% इजाफा होना पेंडेंसी का, ये बहुत एक्सेप्शनल सूरत हाल है। आइए बताइए खान साहब के जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनसे क्या तवक्कुआत होगी आपको? क्या इक़दाम उन्हें लेने चाहिए या करने चाहिए? मैं समझता हूँ एक तो फौरन उन्हें पेंडेंसी कम करनी चाहिए, और केसेस ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जो बैकलॉग है इसका निकालना बहुत जरूरी है। 20-20 साल से लोगों के केसेस पेंडिंग है। और दूसरी बात यह है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसको गुलजार साहब दबा के बैठे रहे हैं 2-2 साल, उन सबको लगाना चाहिए। जल्द से जल्द उसके बेंचेस बनाने चाहिए। आपके सामने है शौकत सिद्दीकी साहब का केस चले जा रहा है, 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, उसी दौरान वो रिटायर भी हो गए हैं। तो इसलिए ये जो ट्रेंड बन गया है गुलजार साहब के जमाने में बिलखुसूस कि केसेस को इल्तवा में डाले जाओ, इल्तवा में डाले कि इसी तरह फैसला न होने दो, वो ट्रेंड तब्दील होना चाहिए। हम ये तवक्को करेंगे कि बंदयाल साहब इस मामले में मौसर साबित होंगे और केसेस के डिस्पोजल की तरफ तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया जी। हामिद खान साहब की राय थी, नाज़रीन की चॉइस है, उससे एग्री करते हैं नहीं करते। बहरहाल जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं तो फिर तो आज़ादाना गुफ्तगू हो सकती है ना। तो अब नस्ला टावर का जो किस्सा है, उसको जो मुनहदिम करने का ऑर्डर हुआ, वो भी हमारे ज़ेरे बहस रहेगा मुद्दतों। तो उसके मुतअस्सिरीन थे, उनमें मुझे अभी आज भी एक मैसेज मौसूल हुआ कि एक बेवा जो थी ये खातून, उसकी तो शायद हार्ट अटैक होने से जान चली गई। मुतअस्सिरीन की दादरसी नहीं हुई, नस्ला टावर जो था वो ढह गया, और उनको बिल्डर्स जो थे उनकी तरफ रजू करने के लिए कह दिया गया। अगर सिंध जो हुकूमत है उसको ये भी हुक्म दे दिया जाता कि वो इनको ज़रे
तलाफी अदा कर दे तो एक बहुत अच्छा कदम होता। फिर मदीना मस्जिद के बारे में जो फैसला आया वो तो उस पर अमल ही नहीं हो सका अभी तक। तो बहरहाल बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पे बहस होती रहेगी और देखना होगा। ये जो सुओ मोटो जो है ना जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, इसके कोई कवायद ज़वाबित ज़रूर तय करने चाहिए। हमारे बड़े अच्छे चीफ जस्टिस साहबान भी आए हैं, खोसा साहब ने तो कोई नोटिस नहीं लिया, और फिर तसद्दुक जिलानी साहब, वो भी उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत कम किया, लेकिन कवायद ज़वाबित नहीं बनाए। और फिर ये कि जो जज साहबान के सामने मुकदमे जाएंगे वो बेंच कैसे तश्कील होंगे। एक ज़माने में तो सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंच बनते थे। हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं सहाफ़ी, उनका ये मानना है कि नामज़द चीफ जस्टिस साहब जो उनकी तवज्जो सेहत, तालीम, बढ़ती हुई आबादी, टैक्स कलेक्शन, इन जैसे मौज़ूआत पर ज़्यादा होगी ताकि बहसीत मजमुई मुल्क बात यह है कि जो आपके पास पिटीशन सो मोटो आप इज्तिमाई मफाद में जो फैसले जो मामले हैं उनका आप नोटिस लेंगे। लेकिन ये जो आप अब ये क्या हुआ, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी दरखास्त दी है, ये जो कौन सी दफा है दस्तूर की जिसके तहत ताहयात नाअहली कर दी गई, ये इंटरप्रेट करके आपने किया ना। कानून में तो नहीं लिखा हुआ, तो इंटरप्रिटेशन जो है तशरीह की, ये तो तशरीह की है ना आपने। तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इज्तिमाई मामलात की तरफ ज्यादा तवज्जो। लेकिन ये जो नामज़द चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब को ये जो नुक्ता नहीं बड़ा अहम है कि फैसलों पर आप तनकीद करें लेकिन लिखने वाले पर ना करें, क्योंकि बेजा तनकीद से दिल दुखते हैं। वो कहते हैं कि हम जवाब तो दे नहीं सकते ना, हम पर अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना। जज हजरात, जज साहबान, एक बड़ी जस्टिस सरदार इकबाल साहब ने मुझसे बात करते बड़ी दिलचस्प बात की। क्या? उनका इंसाफ तो अंधा होता है, लेकिन जज को तो अंधा नहीं होना चाहिए ना। जज को अंधा नहीं होना चाहिए। तो बात यह है भाई, कोई जज भी आंखें रखता है ना, बसीरत भी रखता है, तो ये सारे मामलात को देखभाल के तो फैसले देता है ना कानून के मुताबिक। वो रिफॉर्मर होना एक और बात है और कानून के मुताबिक फैसला करना एक और बात है। लेकिन ये बात फैक्ट है ना सर कि जज जो हैं उनका कोई, मगर आप उसमें वो तो किसी टॉक शो का हिस्सा नहीं बन सकते ना, उनका मनसब इजाजत नहीं देता। जजों की जात को अगर आप बहस में लाएंगे, ये तो वो बात कर रहे हैं उन पर नहीं, ये नापसंदीदा बात है, ये तो गलत है ना। और इसको नहीं, ये तो कोई इसकी ना इजाजत होनी चाहिए ना गुंजाइश होनी चाहिए। फैसले पे बात कर, ना इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। फैसले पे गुफ्तगू हो, आप फिर कमेंट कर सकते हैं, उसकी खामी कमजोरी वजह कर सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जब फैसला आया काजी फायद ईसा केस का, उसकी डिटेल आई, जब डिटेल फैसला आया, हुक्म तो पहले भी आ चुका था, तो हमारे वजीर कानून साहब जो है वो टीवी पे चढ़ के बैठ गए। उन्होंने बड़ी तनकीद की। आया दुनिया में कभी ये तमाशे भी होते हैं कि किसी का मुल्क का वजीर कानून जो है अगर उसने कोई बात करनी है, कोई मजमून लिखे, कोई आर्टिकल लिखे, कोई दलाइल का जायजा ले ले, अभी तो शायद वो आपने वो इतना बड़ा पलंदा पढ़ा भी नहीं होगा और आप टीवी के अंदर घुस के बैठ जाए और फिर वजीर जो है ट्वीट करने लग पड़े, समझे बगैर, पढ़े बगैर, तो सोचे बगैर। तो ये बात भी यानी नापसंदीदा है, इसको भी हौसला शिक नहीं होनी चाहिए इस बात। प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म होने करीब है, लेकिन जाने से पहले दो मौज़ूआत आपके पास हैं। आज मैं आपको दो बयान सुनाना चाह रहा हूँ। वो बहसीत मजमूई हमारी जो सियासी सूरत हाल है, सियासी फ़हम है, उसकी गम्माज़ है। देखिए, दो सीजनड ये पॉलिटिशियंस हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और यूसुफ गिलानी साहब को जो तनाज़ा चल रहा है, वो बयान में आपको सुनाना। मुल्तान की सियासत जब आती है ना, वो आपने कल भी फरमाया, वो छोटे हो जाते, छोटा कद हो जाता। देखिए ज़रा, उसमें उलझ जाते हैं, उलझे, खूब उलझे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ,
और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। जी जी, कितने परेशान हो रहे हैं, मेरा देखना भी गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर, आंखों में लाओ ना यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। पहली बात यह है कि आई कुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू स्टूप सो लो एट दिस लेवल। नंबर मतलब ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ये उसने नहीं देता, उनको थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए इन बातों से। अब बात ये है, हमारे सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के जावेद बुखारी साहब, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। मैं उनसे ताज़ियत के लिए गया, कहने लगे जब वालदा को तकलीफ़ ज़्यादा हुई, कोई लंग्स की इन्फेक्शन, तो उनकी ज़ुबान से क्या निकला, ओए ओए अम्मा। तो मैंने देखा मेरी अम्मा जो है ना, वो भी अपनी अम्मा को पुकार रही थी कि माँ जो है मुसीबत में याद आती है, उससे अजीज हस्ती कोई और है नहीं, माँ से बड़ी हस्ती कौन है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और शाहिद इकराम सिद्दीकी साहब बहुत नामवर कानूनदान है, पाकिस्तान के कारपोरेट लॉ के बड़े माहिर वकील हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, आज उनका भी जनाजा पड़ा। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत करे और उनको भी सब्र जमील दे, आमीन। अब सर एक ब्रेक आन पहुंची प्रोग्राम में, मिलते हैं नाज़रीन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।